हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर स्टॉक एंड फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, और सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी, दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। तो वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो लेट स्टार्ट कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें बताया है कि द टर्म मैक्रोज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। मतलब मैक्रो का होता है लार्ज, बहुत बड़ा, जो एक बहुत बड़े रीजन को कवर करता है, तो हम उसे मैक्रो कहते हैं। इसके साथ साथ मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि उस पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी क्या है उसके बारे में ये बात करता है एट ए लार्ज स्केल। मतलब बड़े स्केल पे वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके बारे में बात करता है, तो डैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग नॉर्मली बात भी करते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली जब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक वे है जिसके थ्रू पीपल अर्न देयर लिविंग। ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो डैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी की, जिसके थ्रू जो पीपल होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी अर्निंग होती है। डैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है, तो डैट मीन्स कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं और वहाँ जो प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है उसके थ्रू जो उनकी अर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी है। एक बात ध्यान में रखने वाली बात है, इकोनॉमी को जब भी हम जज करते हैं तो इकोनॉमी को जज करने का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है उस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, और उस इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के कारण वहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी है और उसका बेनिफिट वहाँ के लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो ये फिर ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस से बहुत एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर बात हो जाती है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। एक सिंपल सी बात समझिए, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इसीलिए जज की जाती है कि उस इकोनॉमी का फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हम नॉर्मली ये भी बोलते हैं कि इस देश की नेशनल इनकम बहुत अच्छी है या इस देश का जीडीपी बहुत अच्छा है, तो जीडीपी क्या शो करता है कि वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन के बाद वहाँ पे जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब प्रोडक्शन का पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बट नेचुरली जब प्रोडक्शन होगा और जो चीज़ें मार्केट में सेल होंगी तो उसके बाद जो अर्निंग होगी उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस सेक्टर को, उस पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इनके बीच में वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फिर क्या होगा? जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही उनकी अर्निंग बनती है और उसी अर्निंग के थ्रू उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठता है। अगर ज़्यादा इनकम होगी कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम करने वाले लोग की इनकम बढ़ेगी और इसका असर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे पड़ता है। अगर वहाँ पे अर्निंग अच्छी नहीं है तो बट नेचुरल है कि उनकी
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं फिर सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो बात करते हैं वो एक रीजन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन आप कह लें या एरियाज कह लें, स्पेसिफिक एक रीजन की बात होती है जहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वहां की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है और उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को कितना मिलता है। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं और हमारा जो अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो दिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जैसा कि अभी हमने बात किया कि एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि भाई हम जो यहाँ पे बात करते हैं वो एग्रीगेट्स मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। किसकी? इकोनॉमी की, एक रीजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब सम टोटल। सम टोटल किसका? जो वहाँ पे सेक्टर्स हैं उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके परफॉर्मेंस को हम सम टोटल जो करते हैं तो हमें वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। अब इसमें एग्रीगेट्स में वो सारे के सारे इंडिविजुअल यूनिट्स आ जाएंगे जो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिस्कस किया था। वो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स क्या थे? वो या तो फर्म हो सकता है, या तो एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सब का सम टोटल जो है हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। तो इन सबको जोड़ के हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं और यहाँ पे ओवरऑल उस पर्टिकुलर रीजन की एरिया के परफॉर्मेंस की बात होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या कहता है? नेशनल इनकम। जैसा थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि नेशनल इनकम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा एग्रीगेट आउटपुट्स, एग्रीगेट कंजप्शंस एटसेट्रा। कई लोगों को पता नहीं होता है ये एटीसी क्या है। हालांकि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको भी बताता हूँ। ये ईटीसी का मतलब होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ईटीसी लिखी जाती है। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे जो मेन टूल्स है वो हमारा जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई आता है। याद कीजिए क्लास 11th में जो हमारा जो मेन टूल्स होता था वो होता था डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पे जो हमारा मेन टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो लेट्स सी, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हालांकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, शॉर्ट में इसको समझेंगे बिकॉज ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मीनिंग की बात होती है, तो यहाँ पे जैसा बताया भी गया है कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है, जबकि यहाँ पे स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई टूल्स हैं, यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई टूल्स है, जैसा भी हमने बात बताया था। एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके बारे में भी हमने लोगों ने बात की थी। डैट इज़ द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एक बात ध्यान में रखने वाली बात है, ये चारों के बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। ये हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे जो एक पहला ही जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में, द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, उसमें भी दिया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो क्लास 9th में भी डिस्कस किया गया है, 10th में भी, 11th में और ये 12th। मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है तो। अब प्रोडक्टिव एक्टिविटी की अगर बात करें तो डैट मीन्स द क्रिएशन ऑफ अ न्यू थिंग्स, कुछ भी जो नई चीज़ क्रिएट की जाती है, डैट इज़ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और उसी के लिए पेमेंट किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए कोई पेमेंट नहीं करता है। अब इसमें भी काफ़ी बातें हो सकती हैं कि मोटो क्या है या फिर कई चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर उतना हम लोग को डीपली नहीं जाना, हम लोग को बस यही समझना है कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है होती है उसी के लिए पेमेंट होता है।
डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में कहता है इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट. ठीक है. इट इन्वॉल्व द हाइस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटायर इकोनॉमी. इसको रहने देते हैं. इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो समझ में जल्दी ना आए उसको हम लोग डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई पर्पस नहीं बनता है यहाँ पे. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि जब एग्ज़ाम में कुछ लिखने के लिए आए तो हम लोग को थोड़ा सा उससे बचना चाहिए, उसको स्किप करना चाहिए जो हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर एग्ज़ाम में थोड़ा जैसे हम लोग लिखने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो आप डिग्री ऑफ एग्रीगेशन छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए. बेसिक एजम्पशन पे आते हैं हम लोग. इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. इट एज्यूम दैट नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग एटसेट्रा आर कांस्टेंट. ठीक है. और यहाँ पे कहता है इज एज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल लाइक डिसीजंस ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट etc आर कांस्टेंट. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये ऊपर के 3, बाकी के डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस एंड बेसिक एजम्पशन इसको भी हम रहने देते हैं. इसको बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम लोग का जो ध्यान होना चाहिए वो उन टॉपिक्स पे होना चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही रेयर केस में आता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए. हाँ, अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ. ये इम्पॉर्टेंट कब बनता है? आप जब कभी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कहीं पर भी जब आपका वाइवा होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th तक पहुँच चुके हो तो आपको कम से कम इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो वहाँ पे आप इन तीनों चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं. और दूसरी बात, जब भी आप बोलें या किसी से बात करें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि वो आपके अपने लैंग्वेज में हो, आपका खुद का कॉन्सेप्ट हो जिसको आप समझते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट हो उसके बेसिस पे आप उससे बात करें. बुकिश लैंग्वेज से हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हम लोग के लिए, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स लिखे जाते हैं या जो ये लिखने की जो स्किल है इनकी, ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की है. मैं बच्चों को भी ये सजेस्ट करता हूँ और बाकी लोग को भी बताता रहता हूँ कि आप बुकिश लैंग्वेज के पीछे ना पड़े. एग्जामिनर भी जानता है कि जिस बच्चे ने लिखा है और जिस बच्चे का एक लिखने की जो कैपेसिटी है वो संदीप गर्ग या पूनम गांधी या वी.के. ओरी के लेवल की नहीं है. वो अच्छे से जानता है एग्जामिनर. और मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें कि मैं एकदम बुकिश लैंग्वेज लिखूँगा. ये संभव नहीं है, ये एकदम संभव नहीं है. तो आप कोशिश करें कि आप अपने लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें. आप संदीप गर्ग अभी नहीं बन सकते हैं, आप वी.के. ओरी नहीं बन सकते, आप टी.आर. जैन नहीं बन सकते हैं, आप पूनम गांधी नहीं बन सकते हैं. वो बहुत अच्छे राइटर हैं. अभी आपको काफ़ी समय लगेगा उस लेवल पर पहुंचने के लिए. तो झूठ मूठ का एक टेंशन पा लेना कि मुझे लिखने नहीं आता है जैसे ये लोग लिखते हैं, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि आप लिखने की कोशिश ना करें. आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ें और कॉन्सेप्ट को पकड़ने के बाद अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, घर पर प्रैक्टिस करें और फिर उसको ही इम्प्रूव करें. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स टॉक. अब हमारे यहाँ जो अगला आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यहाँ हमारा आ जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे. मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो लेट्स सी क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है. इंट्रोडक्शन में कहता है The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. In this process, different factors of production, land, labor, capital, and on enterprise are combined together for production of goods and services. कहता है भाई देख लो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल है और ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर करते हैं. ठीक है. तो ये बात हो रही थी यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल की. ठीक. अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या बात है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं. पहला तो यहाँ हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसको हम एंटरप्राइज भी बोलते हैं. ठीक है.
आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक बात ध्यान में रखने वाली है, जो अक्सर हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं, वो ये कि जब बात प्रोडक्शन की होती है, एक बात समझिएगा, जब बात प्रोडक्शन की होती है तो प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विस दोनों काउंट किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग के दिमाग में बैठ चुका है और बचपन से जैसे हम लोग ने देखा भी है कि प्रोडक्ट का मतलब कोई एक गुड्स की बात होती है। जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं तो कोई हम लोग से यही कहता है कि एक नया प्रोडक्ट आया है या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बट सर्विस को भी प्रोडक्ट ही माना जाता है। और अगर आप कभी बैंक्स में जाएंगे या फिर इंश्योरेंस किसी कंपनी में जाएंगे या किसी एजेंसी में जाएंगे तो वो भी अपने नए सर्विस को प्रोडक्ट ही बोलते हैं। और ये बोलते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हम लोग की कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब कि वहाँ पे एक नई सर्विस शुरू की गई है। तो ध्यान रखें, गुड्स अलग टर्म है, सर्विस एक अलग टर्म है, लेकिन जब इन दोनों को हमको कंबाइंडली बोलना होता है तो वहाँ पे हम इसे प्रोडक्ट के तौर पे बोल सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक गुड्स या ग्रॉस डोमेस्टिक सर्विसेज। हमने प्रोडक्ट बोला तो डैट मीन्स कि मान के चलना होगा कि इसमें गुड्स की बात हो रही है और सर्विसेज की बात हो रही है। अब इसमें आगे आता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। कहता है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फर्म प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण ही गुड्स प्रोड्यूस हो पा रहा है एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ सप्लाई किए जा रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ये हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड बेसिकली जो है सोसाइटी है, सोसाइटी को ही हम हाउस होल्ड बोलते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि ये हाउस होल्ड, तो जो सोसाइटी होती है वही हमारी हाउस होल्ड होती है और वो इसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम सोसाइटी को एक सेक्टर मान लेते हैं और फर्म को दूसरा सेक्टर मान लेते हैं। तो ये हमारे दो सेक्टर हो गए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नोन एज फैक्टर इनकम। कहता है कि जो फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेक्स पेमेंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अब इनको क्या मिलता है? फर्म जो है किसको पेमेंट कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किस फॉर्म में? रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज फैक्टर इनकम। एक टर्म हमारा है यहाँ पे फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इसको समझना है थोड़ा, इसे हम लोग थोड़ा समझेंगे। जो पैसा मिला किसे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो मिला उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और फर्म ने जो दिया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को, उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो क्या दिया उसने? उसने दिया इंटरेस्ट, उसने दिया प्रॉफिट, उसने दिया वेजेस, उसने दिया रेंट। तो ये हमारा फैक्टर पेमेंट हो गया। किस साइड से? फर्म के साइड से। और फैक्टर इनकम हुआ किस साइड से? जो लोग इसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनेगी। तब तक आप लोग इसको पढ़ें और डीपली स्टडी करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से, एग्ज़ाम से पास करने के लिए ना पढ़ें, डीप स्टडी करें, क्योंकि आज के समय में मार्क्स से ज़्यादा आपका नॉलेज मैटर करता है। जिसके पास नॉलेज है वो अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, और जिसके पास मार्क्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कोशिश ये करें कि मार्क्स आए, अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम नहीं करना है, हम लोग को साल 2 साल के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए काम नहीं करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करोगे तो एक बात याद रखना, आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो। लेकिन अगर आप नॉलेज के पीछे जाओगे तो बट नेचुरल है कि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको इतने अच्छे परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन आगे चल के आपका करियर सेट हो जाएगा। और जब मैं करियर सेट की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब ये आगे चल के हो सकता है कि आप खुद का ही एक अपना नया बिजनेस सेटअप कर लो। आप बहुत
बेहतर कर जाओ किसी फील्ड में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप नॉलेज के पीछे जाइए, आप मार्क्स के पीछे उतना मत भागिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।